तो क्या क्या कवर हुआ था उसमें? ऑर्डर 33 बनेगा सर, ऑर्डर 33, 34, 44, 3282 read with section 13, read with order 33, read with order 44, राइट। आज हम करेंगे सेक्शन 14। स्टार्ट रीडिंग, कोई भी आप में से सेक्शन 14 पढ़ो। Exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction. What is the subsection 1 है? In computing the period of limitation for any suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due Stop. diligence. विद ड्यू डिलीजेंस को अंडरलाइन करो। Another civil proceeding, whether in a court of first instance or of appeal or revision. स्टॉप। वेदर इन ए कोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड आया है कोर्ट के ऊपर। अगर कोर्ट में कोई आदमी, कोई भी बंदा एक सिविल केस को लगा रखा है उसने, पर बाद में उसको पता लगता है कि उसके पास जुरिडिक्शन है ही नहीं थी, तो जितना सारा टाइम उस कोर्ट के पास रहा वो सारे का सारा बाय वे ऑफ एक्सक्लूजन विल बी एडेड टू दी लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन पीरियड। तो वो हमारा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आ जाएगा, चाहे वो फर्स्ट इंस्टांस कौन सी होगी, हमारी सिविल कोर्ट्स जो हमने जहाँ पे हम केस दायर करते हैं, और ऑफ अपील और ऑफ रिवीजन। नेक्स्ट, Against the defendant shall be एक्सक्लूडेड। where the proceeding relates to the same matter in issue. अब जो पहला सूट हमने किया था वो गलत था, गलत कोर्ट में था, दूसरा करेंगे तो वो कैसे होगा, वो सेम मैटरिंग इशू होना चाहिए। ये नहीं है कि जो आपने पहला करा और बाद में दूसरा करा उसमें नेचर ऑफ सूट आपने चेंज कर दिया, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट, And is prosecuted in good faith. अंडरलाइन गुड फेथ। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जी जो हमने पहला सूट कंटिन्यू करा वो हमने गुड फेथ में करा था, जानबूझ के नहीं करा, ना किसी को हरासमेंट करने के लिए करा। ठीक है, आगे। From defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it. अब वो कौन कौन से डिफेक्ट होंगे जिस केस में आपको ये बेनिफिट मिलेगा? एक तो जुरिस्डिक्शन का डिफेक्ट हो गया, राइट। दूसरा अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, जो जुरिस्डिक्शन के साथ ही मैच होते हो। अब पीछे आके एक्सप्लेनेशन सी पढ़ो, साथ ही। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन सी, मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज और ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन shall be deemed to be a cause of like nature with defect of jurisdiction, right? आपने कोई मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज कर ली, अननेसेसरी पार्टीज को ऐड कर लिया, या उसके साथ ही ऐसा कोई कॉज ऑफ एक्शन और भी था जो आपके पास उसका राइट नहीं था उसको सू करने का, आपने कोई और कॉज ऑफ एक्शन अटैच कर लिया, तो वो सेम नेचर के होने चाहिए, जैसे कि वो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के ऊपर आके खड़े हो जाए और आप उसको सूट को वापस लिख लें। ये कॉज ऑफ सिविल नेचर के साथ लिख लो, रेड विद एक्सप्लेनेशन सी। आगे थोड़ी सी लाइन रहेगी, इज अनेबल टू एंटरटेन इट। अब देखो कोर्ट के पास कैपेसिटी क्या है, कोर्ट इज अनेबल टू एंटरटेन द सूट, कोर्ट उसको डील नहीं कर सकती। सो बेसिकली ये फंडा क्या है, एक प्लेंटिफ सूट फाइल करना चाहता था, जैसे उसने 1/1/2024 को सूट फाइल किया, किसके अगेंस्ट किया, बी के, ए ने किया, वो 1/1/2025 तक चला। यहाँ पे आके उसको पता लगता है कि जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास है नहीं, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस क्या है इसका, व्हाट इज द रेमेडी इन दैट केस? कोर्ट क्या कर सकती है उस केस में? कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिटर्न करेगी कि जी आप जाओ, आप जाके करेक्ट कोर्ट में जाके इसको फाइल करो। ठीक है, रिटर्न में भी सर केस फाइल जुडिशियल फाइल के लिए
हाँ जी, कंडीशन फाइल मतलब कोड जी रहेगी सर। हाँ जी, वो आपको अलाउ कर देते हैं। इसको अलाउ करवाने के लिए हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे ऑर्डर 23 में, CPC में। फटाफट ऑर्डर 23 खोलो, आपको प्रीलिम्स के अभी लिखवा देता हूँ सारा कुछ। क्या कहता है ऑर्डर 23 का हेडिंग क्या है? विड्रॉल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ऑर्डर 23 की एप्लीकेशन लगाऊंगा। ऑर्डर 23 का रूल 1 देखे आप, विड्रॉल ऑफ सूट्स और अबैंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। इसका सब सेक्शन 3 है, इसके साथ लिख लें क्वालिफाइड विड्रॉल, दैट इज विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 के साथ। रूल 1, where the court is satisfied. हाँ जी, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। इसके साथ लिखो क्वालिफाइड विड्रॉल रूल 1 के साथ, 1 सब रूल 3 के पास। और एक साइड पे लिख लो कोर्ट ग्रांट्स परमिशन टू विड्रॉ। उसी के साथ सर। हाँ जी, हाँ जी, इसके साथ। ठीक है, दो तरह का अपना विड्रॉल होता है, ऑफ विड्रॉल। एक हो गया क्वालिफाइड और दूसरा हो गया एब्सोल्यूट। दो तरह क्या होता है, एक हो गया क्वालिफाइड और एब्सोल्यूट। इसके लिए रूल 1 का सब रूल 3 आ गया, इसके लिए रूल 1 का सब रूल 4 आ गया। ऑर्डर 23 1/4 के साथ लिखो एब्सोल्यूट विड्रॉल। और इसी के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे जहां मत लिखना है लिख लो प्लेंटिफ एक्ट्स विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन 14, मुझे पता लगा इस सेक्शन का मुझे बेनिफिट मिल सकता है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा कि जी मेरे को विड्रॉ करने की परमिशन दी है। दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्वालिफाइड विड्रॉल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट को हमने क्या करना है कि जी आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ कॉजेज ऑफ लाइक नेचर, आपके पास डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है, तो ये मेरा सूट यहाँ पे नहीं कहीं और चलना चाहिए। अगर कोर्ट वो अलाउ कर देगी तो क्या होगा, आप करेक्ट कोर्ट में जाओगे। अगर मान लो कोर्ट ने जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया 1/1/2024 से लेके 1/1/2025 तक, वो ये सारा पीरियड तो हो गया अगर अलाउ कर दिया। अगर नहीं करा तो प्लेंटिफ कहाँ जाएगा, अपील में। कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, ठीक है, वहाँ पे जाके एपीलेट कोर्ट ने 1/1/2026 में ये डिसाइड कर दिया कि हाँ जी कि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, तो ये सारा पीरियड ही एक्सक्लूड करना पड़ेगा, राइट। अगर डिसमिस कर दिया है वो तब भी, कौन सा, अगर इसमें डिसमिस कर दिया तभी है ना कोर्ट। ये तो नीचे कोर्ट ने किया ना, ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, मैं अपील में चला गया, ये अपील का टाइम है इतना, तो वो सारे का सारा ही वाइप आउट हो जाएगा, सारे का सारा बाय वे ऑफ एक्सक्लूजन हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है जहाँ पे वो जुरिसडिक्शन है ही नहीं। अब जुरिसडिक्शन कई तरह की हो सकती है, टेरिटोरियल भी हो सकती है, पेक्यूनियरी भी हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर भी हो सकती है। टेरिटोरियल, मैं रहता हूँ लुधियाना, मैंने लगा दिया मोहाली में, मुझे लगा वहाँ पे लगेगा, नहीं वहाँ पे जुरिसडिक्शन। पेक्यूनियरी था कोर्ट के पास, जैसे कमर्शियल सूट है बिलो 3 लाख CJJD के पास जाएगा, CJ SD होता है, सॉरी बिफोर 3 लाख जो होता है वो सिंपल सूट फॉर रिकवरी होता है, अबव 3 लाख अप टू 50 लाख विद इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट हमारी सेपरेट नोटिफिकेशन आई हुई है। 3 to 50 लाख
all the commercial suits will be dealt by CJSD having 5 years of experience. More than 50 lakh कहाँ होंगे? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2 लिखा होता है वहाँ पे नोटिफिकेशन. दैट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट. आप अगर डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में रहते हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल सूट क्या है, उसकी रेंज क्या है, बिलो 3 कौन सा सूट फाइल होएगा 3 lakhs, अबव 3 lakhs कितना होएगा, 3 to 50 lakh कितना होएगा, और एक्सक्यूज मी, हेलो सर, बैठ गए? 8 बजे, ठीक है सर. तो डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होगा, ठीक है. ये कमर्शियल सूट का आ गया. मान लो मैंने वो 3 लाख से ऊपर 5 लाख का क्लेम डाल दिया, पर डाल मैंने कौन सा दिया? सूट फॉर रिकवरी. ये मेरे साथ हुआ है, ये मैंने अपने केस में आजमाया हुआ है. मेरे पास आया प्लेंटिफ, ठीक है, मैं आई वाज फॉर द डिफेंडेंट. प्लेंटिफ ने केस करा 6 लाख का. उसने क्या करा? सिंपलिसिटी रिकवरी डाल दिया. तो मैंने सीधा यहाँ पे जाके सीसी एक्ट जो है 2015 में सेक्शन 12A का एप्लीकेशन लगाया. 12A क्या कहता है कि अगर लगाया एप्लीकेशन मैंने वही 7/11, पर 12A क्या कहता है, अगर आपने सूट ऐसा डाल दिया जो कमर्शियल था और आपने प्री मीडिएशन लिटिगेशन नहीं डाली, तो आपके पास राइट आ जाता है 7/11 लगाने का, और दैट शुड बी रिजेक्टेड एट ऑल कॉस्ट. तो वो रिजेक्ट होनी ही होनी है प्लेट. समझे? वो 12A का सेक्शन कहता है उसका. मीडिएशन पहला मीडिएशन बहुत जरूरी है कमर्शियल सूट्स नेक्स्ट. आई सेड कि जी आपका सूट जो है वो कमर्शियल सूट है, आपने सूट कौन सा डाला है? सिंपल रिकवरी का. तो आप गलत हो, आप जाओ मीडिएशन करवाओ. मैंने 7/11 इस पे लगा दी कि आपके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है इसका, क्योंकि ये कमर्शियल सूट है, 3 लाख से ऊपर है. कमर्शियल सूट की डेफिनेशन में फाइल करता है, और कमर्शियल सूट की डेफिनेशन में आता है, और ये स्पेसिफाइड वैल्यूज से कॉन्ट्रेरी है आपका सूट. तो उसमें जब उनको पता लग गया कि हाँ जी जुरिस्डिक्शन नहीं है, द मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाज सेटिस्फाइड कि ये कमर्शियल सूट में आता है, देन प्लेंटिफ ने फाइल करी एप्लीकेशन ऑर्डर 23 रूल 1 कि मुझे परमिशन दी जाए कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ. अब हम घूम के कहाँ पे आ गए? सेक्शन 14 पे आ गए. तो वहाँ पे मेरा रिप्लाई आया कि जी नहीं, ये बोनाफाइड ही नहीं है, इन्होंने और केसेस भी कई करे हैं. वहाँ पे इन्होंने कमर्शियल डाल दिया, पर मेरा जानबूझ के रिकवरी डाल दिया. सो ही इज जस्ट हरासिंग मी. तो मैंने उनके ऑर्डर निकाल के भी लगा दिए जो उन्होंने बाकी केसेस करे थे कमर्शियल कोड एक्ट के अंडर. तो इवन देन मैजिस्ट्रेट अलाउड दैट एप्लीकेशन विद कॉस्ट, क्योंकि सीपीसी जो हम पढ़ेंगे जब करेंगे तो क्या कहेंगे कि इसको स्ट्रिक्टली अप्रोच नहीं देनी, ठीक है, लिबरल अप्रोच देनी है इसको, ताकि दोनों पार्टीज का राइट बैलेंस हो. इस केस में दोनों पार्टीज का राइट कैसे बैलेंस हुआ? उसको कॉस्ट पड़ गई और मेरी 7/11 को उन्होंने इन द सेंस डीम्ड टू बी अलाउ हो गया ना, वो तो मेरी डिसमिस करेगा, अदरवाइज द प्लेट वुड हैव बीन रिजेक्टेड. ठीक है ना, मेरी वाली डिसमिस कर दी और उसको अलाउ कर दी विद कॉस्ट. क्या 5,000 रुपया जब भी आप नया सूट फाइल करोगे इसको गो टू द मीडिएशन सेंटर. अब वो प्लेंटिफ जो है जिसने ये केस करा था और ये डिसमिस हो गया, अलाउ हो गया उसको विड्रॉ करने का, उसका जितना भी पीरियड हमारा चला, कम से कम वो चला हमारा 8-9 महीने तक चला. वो रिप्लाई आता गया, बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो सारे का सारा माफ हो जाएगा उसको जब वो सेकंड सूट डालेगा. पहले वो मीडिएशन में जाएगा. अब मीडिएशन जाने तक और उसका सर्टिफिकेट आने तक का पीरियड भी सीसी एक्ट 2015 में लिखा हुआ है कि जी वो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली वो एक्सक्लूड करा जाएगा. 3 साल का टाइम है. मैंने लास्ट महीने में केस लगा दिया. केस क्या लगाया? 60 लाख की रिकवरी है, ठीक है. सो पहले तो मुझे वही जाना पड़ेगा, मीडिएशन जाना पड़ेगा. मैं मीडिएशन गया, मीडिएशन में मेरे 6 महीने निकल गए. तो मेरे सूट फाइल करने का टाइम कितना रहेगा था मेरे पास? 1 महीना. लगे मेरे को 6, वो जो 5 महीने का गैप आ गया, ठीक है ना, वो मुझे कहाँ पे कवर अप करना पड़ेगा? वो सीसी एक्ट में लिखा होगा.
So that is a balance created between all the acts and the limitation law. मुझे 6 महीने लगे टाइम में सर proof file करने? नहीं राजे, मैं ये दस रहा कि मेरे को टाइम वहाँ पे मीडिएशन में इतना लगा, मीडिएशन में साल भी लग सकता है, कुछ भी करो, कम भी लग सकता है। वो तो कह रहा है जितनी जल्दी हो सके उतना करो, इतना लगता नहीं है कमर्शियल सूट्स में, इतना टाइम नहीं देते आप भी। आओ नहीं आओ तो नॉन सेटलमेंट सर्टिफिकेट लो, अपना सूट लगाओ, साथ जाओ, तो वो सारे का सारा एक्सक्लूड होएगा। तो अभी हमने क्या सीखा इसमें, एक, अगर मैं सूट फाइल करता हूँ, ठीक है, अगर वो गलत हो गया तो भी वो 23(1) की एप्लीकेशन करके विड्रॉ हो जाएगा, बाय वे ऑफ सेक्शन 14 मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। फिर हमने सीखा कमर्शियल कोड में भी ऐसा होता है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर अमाउंट 3 से 50, 50 से ऊपर या 3 से नीचे का करना है, कौन सा रिलीफ होएगा और कौन सी रेमेडी अवेल करोगे। अगर आपने गलत करा है तो मैंने क्या किया, 7/11 लगा दी, उसने क्या किया, 23(1) लगा दी। सी हाउ द प्रोविजंस आर गेटिंग इनटू द वन सिविल सूट। इससे आपको बैलेंस करना पड़ेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नोटिफिकेशन सर कब आई है? ये नोटिफिकेशन है, ये आई थिंक 2019 के आसपास दी है। बेसिकली अपने जजेस डेजिग्नेट किए थे उन्होंने भी, हु विल डील विद द कमर्शियल सूट्स। पर सर अपना सूट फॉर रिकवरी बने हैं सर, वो भी सिविल जज में भी बात है। हाँ, अब अगर वो 3 लाख से ऊपर डाल दोगे आप, 12 की एप्लीकेशन का आपको राइट अवेल करना पड़ेगा, 7/11 की एप्लीकेशन आ जाएगी आपको कि आपने 12 फॉलो अप नहीं किया। जिसको नहीं किया वो इग्नोरेंट है। इफ यू आर अपीलिंग फॉर डिफेंडेंट यू कैन ऑलवेज फाइल। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कैटेना ऑफ एप्लीकेशंस आर कमिंग इन कोर्ट कि जी कमर्शियल सूट है, बैंक के केसेस में बैंक रिकवरी डाल देता है, बट वो रिकवरी नहीं है 2015 के बाद, वो कमर्शियल सूट है। सो कमर्शियल सूट भी वही होंगे जो विद इन डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल सूट एक्ट में जो लिखा हुआ है वो ही होंगे। तो अभी हमने समझा प्रैक्टिकली इसका इम्पैक्ट कितना सेक्शन 14 का। ये तो वन एग्जांपल मैंने आपको दे दी कमर्शियल सूट की, प्रैक्टिकली जो हमने देखी है। बहुत सारी एग्जांपल होंगी जहाँ पे डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से, अब 3 तरह की जुरिस्डिक्शन आप टेरिटोरियल, मोहाली और लुधियाना, पेकिन्यूरी और सब्जेक्ट मैटर। कोर्ट उससे डील ही नहीं करती, वो विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट फॉल ही नहीं करता। तो क्या करोगे, फिर भी हम विड्रॉल ही लगाएंगे, विड्रॉल लगा के जहाँ पे वो सब्जेक्ट मैटर फॉल करता है वहाँ पे जाएंगे। सो इसका इम्पैक्ट ये है, अगर आपको साल 2 साल 3 साल लग भी गए, सारे का सारा आपका हो जाएगा। इवन एट द एंड ऑफ डे जब आप आर्गुमेंट भी कर रहे हो फाइनली, तब भी आपको पता लगा, क्योंकि जुरिस्डिक्शन का पॉइंट क्या है, इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। हम कब रेज कर सकते हैं, एट एनी स्टेज। मैं आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, किसी भी स्टेज पे हम वो कर सकते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस सेक्शन, दिस इज द रीडिंग ऑफ सेक्शन 14 vis-a-vis सेक्शन ऑर्डर 23 रूल 1 2 CPC। इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे आपस में, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बताता हूँ आपको क्या हुआ पेपर में होता कैसे। 2 एग्जांपल्स बताऊंगा मेंस में। ये रहा ईयर 2019 PCS मेंस। तो उसमें क्या होता है, सेक्शन 21 और ऑर्डर 110 के ऊपर क्वेश्चन आता है। बेसिकली जो हम ये एक्ट कर रहे हैं, ये कौन से सब्जेक्ट का पार्ट है, सिविल लॉ 2 पंजाब हरियाणा। बाकी केसेस में भी ये लिमिटेशन कई बार इकट्ठा होता है, जैसे हमने पंजाब हरियाणा की एग्जांपल दे रहा हूँ, सिविल लॉ 2 में है, राइट। CPC किसका पार्ट है, सिविल लॉ 1 का पार्ट है। पहले पेपर में हम अपीयर हुए, अपीयर होने के बाद हमें क्या आता है, सीधा सेक्शन 21 लिमिटेशन लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है। सिविल लॉ 1 में आ रहा है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू मस्ट रिमेंबर ईच एंड एवरी प्रोविजंस। जो इसके साथ ये कोरिलेशन मैं वैसे नहीं करवा रहा, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये कोर्ट में होता है। आप ये नहीं कह सकते नहीं जी ये तो 2 का पार्ट था, 1 में कैसे आ गया, हमारे पास तो बेरक भी नहीं है। नो, उन्होंने सेक्शन 21 को कोरिलेट किया रूल 110 के साथ, उसके साथ वो क्वेश्चन आ गया। तो अब क्या करोगे, सॉल्व लिखना पड़ेगा। अब आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, आपने पहले पेपर की रिवीजन पूरा रट्टा मार के करी हुई है। पहला पेपर हमारा दोपहर को होता है मान लो, ठीक है, सुबह मेरे आई थिंक सुबह नहीं होता, दोपहर को होता है 1 बजे पहले दिन, 2 बजे 2 से 5 2 से 5 होता है। तो आप सुबह रट्टा मार के जा रहे हो, तो सारे बेरक्स अपनी केस लॉ पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, लिमिटेशन आपको कहाँ पे याद रहेगा। हाँ, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, आपको पता होगा और उसके केस लॉ पता होगा तो आपको नंबर मिलेगा। सो हम ये नहीं कह सकते
कि जी पेपर वर्क की तैयारी कर रहे हैं और लिमिटेशन का सीपीसी और वाइसा वर्सा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और वो चीज़ इसमें भी हो सकती है। ऑर्डर 23 और 14 के ऊपर जब अगर क्वेश्चन आएगा तो सिविल लॉ 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल इनफ फॉर दिस पर्पस। कोई भी एक्ट का इंटरलिंकिंग हम कर रहे हैं तो ये मान के चलना है उसका इंटरलिंकिंग सेक्शन और केस लॉ हमें पता होना चाहिए। अगर पता है तो आपको नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, राइट? ये आपको समझाना जरूरी था, ठीक है? अभी हमने 14(1) कर लिया, आपको समझ गए। इन माई लैंग्वेज नाउ आई विल रीड कैसे इसको पढ़ना है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, 1 किसके ऊपर अप्लाई होएगा? सूट्स के ऊपर। The time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence, that is proper care and caution. Another civil litigation proceedings, ठीक है? Whether in a court of first instance or of appeal or of revision against the defendant, तो इसको क्या करेंगे? Shall be excluded. Where the proceedings relate to the proceedings लिखा है पहले वाली और अब वाली, where the proceeding relates to the same matter in issue, दोनों का मैटर इन इशू सेम होना चाहिए तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन कोर्ट, आपको गुड फेथ भी करना पड़ेगा। ये मेरे को जेन्युइन नहीं लगा कि आपके पास को जुरिसडिक्शन है। इन ए कोर्ट विच इज अनेबल टू एंटरटेन, डायरेक्टली इसको मैं पढ़ रहा हूँ, विच इज अनेबल टू एंटरटेन इट, किसकी वजह से? फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन और अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? 14 का हमने सारा पढ़ लिया, उसके साथ सीपीसी का भी आगे। अब हम आगे चलेंगे, अब ये कहना क्या चाहता है और इसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में। सर मैं कंटेम्प्ट फाइल की थी, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ਦੇ ਅੰਡਰ फाइल करती है, इस वजह से कोर्ट को जुरिसडिक्शन ही है। कैसे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਓ, ठीक है, विड्रॉ ही हो गई, स्टेटमेंट देती वी आर नॉट दिस कोर्ट इज नॉट हैविंग, ठीक है, आपकी स्टेटमेंट हुई, आपने विड्रॉ करके आप ऊपर चले गए ऊपर चले तो हाई कोर्ट में लगाया, नोटिस हो गया। ठीक है। अब कोर्ट ने कहीं ये नहीं लिखा आई परमिट हिम टू फाइल, आपने कौन सा एप्लीकेशन लगा के करा है? सिंपली आपके बयान के ऊपर उन्होंने विड्रॉ कर दी तो उसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर थोड़ी डालेगी, सिंपली आपके बयान को लेके करेगी कि ही वांट्स टू विड्रॉ, सिंपली डिसमिस एज विड्रॉ, ऊपर जाओ ले लो, उसमें सेक्शन 14 तो आएगा ही नहीं, 14 वाला पार्ट ही खत्म हो गया, फिर वो एब्सोल्यूट विड्रॉल हो गया। फिर आप समझो ना, अभी मैंने क्या समझाया, क्वालिफाइड क्या होता है? परमिशन एब्सोल्यूट, आपने कोर्ट से परमिशन ली, आपके ऊपर आ गया वो सारा बयान देके। अगर आप एप्लीकेशन लगाते और कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर डालती फिर आपका क्वालिफाइड आ जाना। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सर वो टाइम, एक में आपने परमिशन ले ली तो लिमिटेशन का सारा वाइप आउट हो गया, वाइप आउट हो गया और आप बच गए। दूसरे में आपने अपनी मर्जी करी, ठीक है, तो उस केस में आपको लिमिटेशन का बेनिफिट मिलेगा। दिस इज सिंपल कोरिलेशन बिटवीन द टू। मुझे हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ कि होम डिफेंडेंट आके अपील ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंटेम्प्ट हम कब लगाते हैं? जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो, केस तो चल ही रहा है। नहीं, केस का डिसाइड हो गया, अगर कोई स्टे लगा हुआ है, अगर उस स्टे को वायलेट करा तभी आप जा रहे हो। वो तो ऑर्डर 39 से चला गया ना। हाँ, और कौन सा है? ये कौन सी कंटेम्प्ट है? डिग्री होगी, डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्शन करती है इजेक्टमेंट करके टेनेंट ने क्या स्टेटमेंट दी थी एग्जीक्यूशन की, मैं था कब्जे थर्ड पार्टी में देता मेरे को तुम कब्जा है, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली दूसरा भाषा आप चलेंगे, आप तो इसके बहुत ज़्यादा अलग चलेंगे इसमें। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सूट एंड एप्लीकेशन, वहाँ पे आप चलेंगे कि टेनेंट ने थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर दिया विच ही डिड नॉट हैव, ठीक है ना, तो आप कंटेम्प्ट चलेंगे, उसका कुछ नहीं बनेगा हाई कोर्ट में बेसिकली प्रैक्टिकली,
ठीक है ना। तो आपको वो जब आपने पार्टी बनवाया था थर्ड पार्टी को भी उसमें लगाना पड़ना था। ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है ऐसे। डिग्री तो बाद कितना ना। हाँ ठीक है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर दिया, हाँ। चाहे उसको डिग्री के टाइम कर दिया या उसके बाद कर दिया। सो बेसिकली क्या बनता है, 420 की एप्लीकेशन देनी है आपने, वो दी वो पुलिस वालों ने कर दिया। वो तो पैसे खा के कर देते हैं ना, वो तो दूसरा सिस्टम है। अब उसके ऊपर आपके पास अगर हाँ जी चलो दाखिल दफ्तर होगी तो आपके पास क्या राइट है उसका, बिल्कुल इस्तगासा, आप कंप्लेंट फाइल करो, परस्यू द रेमेडी। ये ऐसे बहुत से केसेस में होता है, मोस्टली टेनेंट्स के केसेस में होता ही यही है। ये जो कंटेंट आपने हाई कोर्ट में लगाई है ये दैट इज नॉट अ फ्रूटफुल ऑप्शन। उस पार्टी को थर्ड पार्टी को पार्टी बना के ही आपको एग्जीक्यूशन डालनी चाहिए थी। अगर आपको पता लग गया कि थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो गया है तो आप उसको एग्जीक्यूशन में पार्टी बना लेते। वो आप ही आ गए थर्ड पार्टी। वो तो आना ही है क्योंकि उसने पैसे दिए होंगे, कुछ ना कुछ करा होगा, या दे मस्ट बी एक्टिंग इन क्राइम्स विद द टेनेंट, वो तो आएंगे जस्ट टू लिंगर ऑन द प्रोसीडिंग्स। दिस इज वेयर द फ्लॉज इज इन सिविल प्रोसीडिंग्स। ये टैक्टिस है लॉयर्स की। सो इसको हम लेट अस कीप इट असाइड, कम बैक टू द रियलिटी ऑफ जुडिशियल एग्जाम्स। ठीक है, तो जुडिशियल एग्जाम क्या कहता है, 14(1) क्या कहता है, सूट्स के ऊपर हम इसको करेंगे। लिखो सेक्शन 14 के ऊपर। The object of section 14 is to give relief to a person who institutes proceedings to a person who institutes proceeding which by reason of some technical defect are thrown out. Section 14(1) deals with suit. And section 14(2) deals with application. Comma. So it is for the plaintiff to establish that it is for the plaintiff to establish that his case falls within the purview of section 14 of Limitation Act. Write down conditions for applicability of section 14(1). कौन सी conditions होंगी? Number 1, the petitioner or the party has been prosecuting the other civil proceeding with due diligence. With due diligence. Diligence means, इसके साथ ही diligence means a task or duty done, means a task or duty done carefully and conscientiously, ये लिख दिया मैंने, conscientiously, cautiously. Second, the earlier proceeding and the subsequent proceeding must relate to the same matter in issue.
थर्ड, must relate must relate to same to the same matter in issue. Third point, earlier proceeding must have been prosecuted. Earlier proceeding must have been prosecuted in good faith, in a court which from the defect of jurisdiction or other cause of a like nature was unable to entertain it. other cause of Like nature defect or other cause of a like nature was unable to entertain it. Fourth, both prior and subsequent proceedings are civil proceedings. Prosecuted by the same party. Last but not the least, fifth point, both the proceedings are in a court. पहले भी prosecuted by the Both prior and subsequent proceedings are civil proceedings prosecuted by the same party. Fifth point, both the proceedings are in a court. पहली भी कोर्ट में होनी चाहिए, दूसरी भी कोर्ट में होगी, राइट? तो ये एसेंशियल्स हो गए. जब आपको क्वेश्चन आएगा आप 14 का क्रक्स तो लिख दोगे, तो उसके साथ साथ ये सारी कंडीशंस मेट विद होनी चाहिए, कंप्लाई होनी चाहिए, तो आप प्रॉब्लम या थ्योरेटिकल इसको लिख पाओगे. अगर प्रॉब्लम आती है तो ये सारा मेंशन करके वही इशू निकाला, बॉडी मेंशन की, फिर आपका डिसीजन, राइट? ये था हमारा 14(1). अब आएंगे 14(2) पे. एक डाउट है, जैसे एब्सोल्यूट विड्रॉल के केस में उसमें भी जो भी लिमिटेशन पीरियड से एक्सीड हो जाएगा सारा टाइम, परमिशन ही ना मिली कोर्ट से, उसमें नहीं होगा. इसीलिए कहते हैं कोर्ट की परमिशन लो. इसलिए मैंने आपको बताया ये है तो ये सीपीसी का पार्ट, ठीक है? विड्रॉल कितने टाइप का होता है? 2 तरह का होता है, 23(1)(3) और 23(1)(4). 3 में क्या आएगा? क्वालिफाइड विद परमिशन. 4 में क्या आएगा? एब्सोल्यूट हो गया, वो अपनी मर्जी से करे, ठीक है? कई बार क्या होता है, मेरे पास 10 साल है लिमिटेशन, मैंने दूसरे साल में केस कर दिया, 3 साल मेरे वैसे निकल गए, मैं चुपचाप बोलूँगा मैं तो विड्रॉ करना चाहता हूँ, कोर्ट कहती है ठीक है आपने करना कर लो, जाओ. कोर्ट ने क्या लेना देना? नहीं, उन का कन्फ्यूजन नहीं करनी है कि ऑर्डर रूल टू रेस जुडिकेटा एंड ऑल, उन सब चीज़ों के लिए सूट का डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे हम डिसाइड नहीं करवा रहे, यहाँ पे हम विद परमिशन या विड्रॉ कर रहे हैं या अपनी मर्जी से विड्रॉ कर रहे हैं. That is a totally different thing. So we must not confuse those remedies with this section. उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. वैसे ये डाउट्स आते हैं, जिसने ये पढ़ा होगा उसको ये डाउट आएगा. ऑर्डर टू रूल टू इज समथिंग एल्स, ठीक है? आपने एक सूट में जितने रिलीफ बनते थे वो सारे क्लेम करने थे, पर आपने करे नहीं. पार्टीज भी सेम है, कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, पर आपने रिलीफ जितने, आपको पता है कि आप ये कर सकते थे पर आपने वो करा नहीं, तो ऑर्डर टू रूल टू आएगा. फिर रेस जुडिकेटा में क्या होगा कि आपका एक कॉज ऑफ एक्शन है, आप लेके गए कोर्ट में, एक बार डिसाइड हो गया, आप दोबारा उसको फिर से डाल रहे हो, तो उस केस में रेस जुडिकेटा लगेगा अगर वो उसके एसेंशियल्स को कंप्लाई विद करेगा, ठीक है? 14 में क्या है कि आप गए, क्या डिफेक्ट है इसमें? कोर्ट पूछेगी जी क्यों मेरे पास जुरिसडिक्शन ही नहीं है या आपके पास, और कॉज ऑफ लाइक नेचर, मिसजॉइंटर ऑफ पार्टी, और जो हमने एक्सप्लेनेशन सी पढ़ी, उन कारणों की वजह से मेरा सूट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हुआ, ठीक है? अब सेम पार्टीज पे आते हैं. द वर्ड यूज्ड इज सेम पार्टीज. सेम पार्टीज
हमने ये फोर्थ पॉइंट किया कि पार्टी सेम होनी चाहिए। पहला सूट जो मैंने फाइल किया ए और बी के ऊपर किया, दूसरा सूट में ये विड्रॉ हो गया विद परमिशन, दूसरा मैंने बी और सी के ऊपर भी कर लिया। सी आया, कहता जी ये तो बाहर आया। अब ये डिपेंड करता है सेम पार्टीज के ऊपर। अगर तो नेचर ऑफ सूट वही है, प्लस सी एक नेसेसरी पार्टी है, तो उसका जो डिफेंस है उसको नहीं माना जाएगा। सो एक एक्सटेंशन है इसकी। ओवरऑल देखें तो देखने पे तो लग रहा है कि पार्टी सेम है, और उसका सी का इस सूट में होना जरूरी है ए के लिए। पहले उसने अगर नहीं लगाया तो क्या हुआ, हमने 14(1) में क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट मैटर वही होना चाहिए। मैटर इन इशू क्या है, वही है जो पहले सूट में था और दूसरे में था। अगर किसी पार्टी को ऐड कर लिया और दैट पार्टी इज ए नेसेसरी पार्टी, तो ये आपकी उसकी प्ली नहीं मानी जाएगी। इवन देन द सूट विल बी विद इन द लिमिटेशन। ठीक है ना। तो इसके ऊपर केस लॉ मैं आपको बाद में लिखाऊंगा एंड में। पहले हम 2 पढ़ लें, फिर 3 पढ़ लें, फिर 14 के ऊपर आएंगे कि ये आर्बिट्रेशन में लगता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे लगता है क्या है, और इसका सेक्शन 5 के साथ क्या डिफरेंस है। 14(2) सारे का सारा सेम है। डिफरेंस मैं अभी आपको पहले नोट करवा देता हूँ। 4th लाइन फॉर द सेम रिलीफ अंडरलाइन। ये 14(2) कहाँ पे लगेगा, एप्लीकेशन के ऊपर लगेगा। ठीक है, सारी की सारी बॉडी सेम ही है। एक बार इसको जनरल रीडिंग देंगे हम, क्या कहता है ये 14(2). इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन, ये सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर लगता है। The time during which the applicant has been prosecuting with due diligence, again वही आ गया, another civil proceeding which in a court of first instance or of appeal or of review same against the same party for the same relief। एप्लीकेशन के केस में हम क्या कहेंगे, रिलीफ के बारे में। सूट के केस के बारे में हम क्या कहेंगे, मैटर इन इशू। ठीक है, shall be excluded where such proceeding is prosecuted again in good faith in a court which is unable to entertain it। कौन से कारण है, from defect of jurisdiction or other cause of a life, right। तो this is totally the same, the difference only with regard to the application or suit is regarding the relief part। दोनों के ऊपर सेम प्रिंसिपल लगेगा। 14(1) 14(2) यही बात करता है। ऑब्जेक्ट क्या है कि पार्टी ने अगर कोई एप्लीकेशन लगाई, अगर वो गलत हो गई, जैसे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं, हम एप्लीकेशन लगाते हैं, हमने गलत कोर्ट में चले गए। सीबीसी जब आप सेक्शन 16 पढ़ोगे तो जुरिसडिक्शन बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी की कहाँ हम केस कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट हमने डिक्री पास होगी, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की, एक पंजाब की है। उस केस में एग्जीक्यूशन कोर्ट कौन सी होगी, जहाँ पे प्रॉपर्टी फॉल करती है। डिग्री किसी और को कोर्ट ने पास करी है, तो हम एग्जीक्यूशन कहीं पे भी लगा सकते हैं, फिर वन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉल्स। पर मैंने क्या किया, डिग्री तो कहीं और से ले ली और चला कहीं में और गया, एग्जीक्यूशन गलत लगा दी मैंने। तो उस केस में ये आपको हेल्प करेगा कि जी एग्जीक्यूशन आपके पास नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है, अकेला डिफेंडेंट ही नहीं है। तो आप कहाँ पे जाओगे, करेक्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास जाओगे। तो जितना टाइम आपका यहाँ पे वेस्ट हो गया वो सारे का सारा एक्सक्लूजन बाय वे ऑफ एडिशन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, 14(3). 14(3) के साथ ही लिखो, सेक्शन 14(3) इज एन एक्सेप्शन टू ऑर्डर 22 रूल 2, ऑर्डर 23 रूल 2।
इसको पढ़ेंगे कहते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन ऑर्डर टू रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 CPC द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 सेक्शन 14 की बात कर रहे हैं इसी द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply in relation to a fresh suit instituted on permission granted by the court under rule 1 of that order। जो मैंने इतना सारा आपको ज्ञान दिया है क्वालिफाइड एब्सोल्यूट, वो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड, अब वो परमिशन मांगी उसने और उसको मिल गई, ऑन द ग्राउंड दैट द फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ अ, कौन से रीजन होंगे, डिफेक्ट इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 14 ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसी केस के इसी डिफेक्ट के कारण ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जी ऑर्डर रूल 2 पे भी आएंगे मैंने आपको ये लाइन लिखाई कि ये एक्सेप्शन है रूल 2 की। रूल 2 क्या कहता है, पहले रूल 2 पे आता है तो कहना क्या चाहता है। लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। सीपीसी ने पहली लाइन पे क्लियर कर दिया कि जी मेरे इस लॉ के अकॉर्डिंगली लिमिटेशन लॉ इफेक्ट नहीं होगा, जो मैं कहना चाहती हूँ वही प्रवेल होएगा। क्या कहना चाहती है ये, इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग रूल, ये परमिशन ग्रांट होगी जी, ये कौन सा है, रूल 1 सब रूल 3। चाहे आपको परमिशन मिल गई, द प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड। वो कोर्ट कह रही है कि जी अगर आपको परमिशन मिल गई, ये लॉ क्या कह रहा है, चाहे आपको परमिशन मिल गई पर मैं तो आपको ट्रीट वैसे ही करूंगी कि आपने पहले सूट फाइल ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पहले वाली एग्जाम्पल थी मेरी 1/1/25 से 1 साल का टाइम पीरियड था मेरे पास, 1/1/2025 से 1/1/2026, यहाँ पे मुझे परमिशन मिल गई थी। ये सारा पीरियड मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन 14(1) से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, पर ऑर्डर 23 रूल 2 क्या कह रहा है कि जी हम मानेंगे कि ये सूट आपने फाइल ही नहीं किया। तो जब मेरा जो लास्ट प्रेस्क्राइब्ड पीरियड था वो 1/7/2025 तक था, तो बंदा तो फंस गया, किसी भी ने कह दिया जी परमिशन चाहे मिल गई आप नहीं कर सकते। इन दैट केस 14(3) विल कम इनटू पिक्चर। इसीलिए ये सेक्शन इस रूल का एक्सेप्शन है। ऑर्डर 20 रूल 2 के ऊपर लिखो जाके बेलेट्स के ऊपर, रूल 2 के साथ लिखो सेक्शन 14(3) इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, और 14(3) के साथ लिखो कि ये 14(3) इज एन एक्सेप्शन टू ऑर्डर 23 राइट। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से होता है। उन्होंने पहले ही बता दिया आपको। इसका कारण क्या है, ये लॉ उसके ऊपर प्रिवेल क्यों करेगा, बिकॉज इट इज ए स्पेशल लॉ, सीपीसी इज ए जनरल लॉ। ये लिमिटेशन को डील करता है, अपने आप में ये एग्जॉस्टिव है, दिस इज स्पेशल लॉ एंड एज पर रूल्स जब हम पढ़ते हैं स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल। वन ऑफ द रीजंस भी ये हो गया इसका। ठीक है, तो इसके ऊपर हम छोटा सा नोट लिखेंगे फॉर योर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम के टाइम के आपको ऊपर ये पता होना चाहिए कि ये ऐसे अगर आ गया तो हमने कहाँ पे कोरिलेट करना है। देखो कैसे इन्होंने ब्यूटीफुली वर्डेड किया है, परमिशन मांगी और परमिशन मिल भी गई, उसी परमिशन को मिलते हुए लिमिटेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल दिया कि जी हम मानेंगे नहीं, पर जब लिमिटेशन 63 में आया तो नहीं हम मनवाएंगे अपनी आपको वाइप आउट कर देंगे विद नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2। क्या आप जो मर्जी बकवास करिए, जो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो हमने कह दिया वो मेरा लॉ है, मैं लिमिटेशन हूँ, मेरा लॉ चलेगा।
राइट, लिखो उसके ऊपर। इसको हम हेडिंग बनाएंगे सेक्शन 14(3) विज विज ऑर्डर 23 रूल 2 विज 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 ऑर्डर 23 रूल 2। ठीक है, Order 23 Rule 2 declares that in cases where a fresh suit have been filed after the withdrawal with the permission of the court, comma, the period of limitation will be calculated as if no former suit was filed। यही पढ़ा हमने, full stop। Thus the plaintiff upon instituting the subsequent suit will not get any benefit of the time he had spent in the former suit. Before he had withdrawn, full stop। However, section 14 subsection 3 14(3) of the Limitation Act overrides Order 23 Rule 2 and clearly declares that if the plaintiff can prove that he had withdrawn the former suit, on the ground of lack of jurisdiction of the former court, or any other similar technical ground, then his case would fall under section 14 subsection 1 14(1). That is i.e. that is to say, then his case would fall under section 14(1). That is to say, if all the elements of section 14(1) are proved, then he will get benefit of exclusion of the time spent. In the former suit
before the withdrawal. Right? Get my point? तो देखेंगे हम दोबारा इसको. 14(1) में हमने किसके लिए किया? सूट के लिए किया. 14(2) में हमने क्या किया? एप्लीकेशन के लिए किया. 14(3) हमने किसको ओवरराइड करवाया? किसके ऊपर? विड्रॉल के ऊपर. डिस्पाइट द फैक्ट उसने क्या क्या लिखा है. ये ओवरराइड क्यों कहा मैंने कि ओवरराइड कर रहा है? स्पेशल तो हो गया, और ये रिटर्न कहाँ पे है? सेक्शन 14 नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज के कारण, नॉट विद स्टैंडिंग, इसको एक्सक्लूड ही कर. ठीक है, अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जो बाकी रह गई है. अब आते हैं लिमिटेशन के असली पॉइंट पे. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन ए, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग. पुरानी प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं हम. द डे ऑन विच द प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूटेड, जब हमने केस फाइल किया, एंड द डे ऑन विच इट एंडेड, जब तक हमने विड्रॉ नहीं कर लिया तब तक सारा शैल बोथ बी काउंटेड. ये दोनों डेज भी काउंट करेंगे हम. 12(1) में हम क्या करते हैं? पहले वाला छोड़ देते हैं और उससे आगे कंटिन्यू करते हैं. 12(1) याद आ गया? द डे फ्रॉम द पीरियड शैल बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जिस दिन मैंने फाइल भी करा और जिस दिन मैंने विड्रॉ भी करा, दोनों को हम ऐड करेंगे. राइट? ये बेसिकली ये हो गया. सेकंड, ए plaintiff or an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceedings. इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. ये कहना क्या चाहता है? ए ने सूट फाइल करा बी पे. आया नहीं? ए ने क्या करा? गलत आ रहा है. ए ने फाइल करा, फाइल सूट अगेंस्ट बी. ठीक है, विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड. ओके, बी आया और इसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया एक कि जी आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है. उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. ओके, अब बी वेंट टू अपील. ये अपीलेंट हो गया, ए अपीयर हुआ, ये रिस्पोंडेंट हो गया. ठीक है, अब ए क्या कर रहा है? इस अपील को रेजिस्ट कर रहा है. फाइल बाय किसने फाइल की है? बाय बी. अब एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ो. Got the explanation? As simple as that. The plaintiff or an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding. इसको भी माना जाएगा कि ये प्रोसीडिंग को प्रोसिक्यूट कर रहा था. अगर एपीलेट कोर्ट इसका अपील एक्सेप्ट कर लेती है तो तब भी ये बेनिफिट इसको मिलेगा. अगर नहीं करती है, दोबारा नीचे चले जाते हैं और उसके बाद इनको पता लगता है कि जी मैंने विड्रॉ करनी है, मेरे तो गलत हो गया, तो वो सारा टाइम सूट का, अपील का, अब तक का. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन बी. राइट? तो उसको उसका
बेनिफिट मिलेगा। ए शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसिक्यूटिंग ए प्रोसीडिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14(1) एंड 14(2), उसको डीम्ड माना जाएगा कि हाँ जी वो भी कर रहा है काम। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा और करेंगे, ये कहना क्या चाहता है, इसके ऊपर एक केस लॉ लिख लो फटाफट। मैं लिखा रहा हूँ आपको। केस लॉ लिखेंगे कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस। वर्सेस इरिगेशन डिपार्टमेंट। सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, बेसिकली इट इज अ केस रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है। तो इसमें 14 के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। सबसे पहले जो आपका पहला लॉस ऑफ टाइम हुआ है, दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ मिस्टेक इन गुड फेथ, ये केस लॉ बताता है। प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू मिस्टेक इन गुड फेथ, ये पॉइंट ये बताता है। प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू मिस्टेक इन गुड फेथ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये जो अर्लियर प्रोसीडिंग्स हम बार बार कह रहे हैं कि पहली प्रोसीडिंग शुड हैव बीन अ सिविल प्रोसीडिंग्स, ऑब्वियसली 14 आप तभी लोगे बेनिफिट, and not a criminal or departmental proceedings. The matter in issue in prior and subsequent suit should be same. वो जो मैंने लाइन अंडरलाइन कराई थी 14(1) में आपको, matter in issue in prior or subsequent suit should be same. Next, parties must be same. But if any party is added, जो आपको एग्जांपल कराई थी सेम पार्टी वाली, if any party is added then it should be necessary party, ब्रैकेट में डाल लेंगे not proper party। दोनों में डिफरेंस क्या आ गया नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी में? नेसेसरी इज दैट पार्टी which is required to be in a suit for the comprehensive decision of the suit. Proper party it is a required party जिसके बिना सूट को डिसाइड करने में दिक्कत आती है। नेसेसरी पार्टी में क्या है कि अगर वो सूट इनकम्प्लीट रहता है नेसेसरी पार्टी की एब्सेंस में, प्रॉपर पार्टी अगर वो आ जाएगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से सूट और ज़्यादा सारे डिस्प्यूट क्लियर आउट हो गए, वो डिसाइड हो जाएंगे। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो ये केस लॉ ने हमें बताया, सारा सेक्शन 14 का पर्पस भी आ गया, असेंशियल भी आ गए, और ये भी बता दिया कि क्रिमिनल और इस पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो आप बेनिफिट नहीं लोगे। क्यों? द वर्ड इज यूज्ड इज द कोर्ट, ये कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए आपकी, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 14 का, राइट? In any case, parties must be same, but if any party is added as necessary party, not a proper party, then the suit will be नहीं, the suit will be comprehensive suit, and the benefit of section 14 will be given in that case also, despite the fact one more party is added.
इन सब्सिक्वेंट सूट, राइट। ये हो गया जी आपका, और इसके साथ अपना आ गया हाँ जी, अब हमने करना है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 5 एंड 14। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा सेक्शन 5 और 14 में? सर वो कल अपील द एप्लीकेशन से दे सूट भी है, वैसे सूट भी है। सेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ सूट, बट सेक्शन 14 applies to suits and not on appeals, वाइस वर्सा हो गया, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैंने सेक्शन 14 को एक्सप्लेन कर दिया और फुली जस्टिफाई कर दिया तो कोर्ट क्या मना कर सकती है मुझे ये टाइम एक्सक्लूड करने से? डिस्क्रिप्शन में कुछ आया नहीं है। इट मींस कोर्ट इज बाउंड देयर अंडर सेक्शन 14, बट अंडर सेक्शन 5 क्या है? दैट इज द टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू कंडोन द डिले ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट कॉज और नॉट। तो ये सेकंड डिफरेंस आ गया। इसमें एक्सक्लूजन ऑफ टाइम क्या है? मैंडेट ऑफ लॉ है और कोर्ट बाउंड है। सेक्शन 5 में क्या है? कोर्ट की पावर डिस्क्रिशनरी है। थर्ड पॉइंट, द वर्ड्स यूज कौन से हैं इसमें? 14 में ड्यू डिलिजेंस एंड गुड फेथ, ठीक है। और 5 में क्या है? ओनली सफिशिएंट कॉज। ये डिफरेंस है बेसिकली। तो ये मेंस में आपका आ सकता है क्वेश्चन। एक लाइन हम और लिख लेंगे इसमें लास्ट में, सेक्शन 14 डज नॉट अप्लाई, एक्स्ट्रा लाइन वैसे ही नोट लिख लो। एक डिफरेंसेस में नहीं आएगा, ये नोट में आएगा। 3 ही डिफरेंस है इसमें। सेक्शन 14 डज नॉट अप्लाई वेयर द प्रीवियस सूट और एप्लीकेशन वाज, आपका डाउट क्लियर करने के लिए लिखा रहा हूं ये, where the previous suit or application was voluntarily abandoned or withdrawn by the plaintiff or applicant. Full stop. It is only when the suit was withdrawn with the leave of court, comma, section 14 would apply. शुरू से लेके अब तक हमने क्या क्या किया? एक क्विक रिवीजन। 14(1) सूट्स के ऊपर लगता है। अगर आपने ड्यू डिलिजेंस और गुड फेथ बता दिया तो जो भी आपने सूट डाला है उसको विद परमिशन विड्रॉ कर लिया हमने, और सेकंड सूट हम डाल सकते हैं। और जब हम सेकंड सूट डालोगे तो जो पहले केस का जो सारा टाइम है वो सारा बाय वे ऑफ एक्सक्लूजन आपके लास्ट डे में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्यों हमने विड्रॉ करना पड़ा वो केस? क्योंकि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। रेड विद एक्सप्लेनेशन सी। सेम गोज विद द एप्लीकेशन सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। द ओनली डिफरेंस ऑफ वर्डिंग इज रिगार्डिंग द रिलीफ। यहाँ पे हम रिलीफ पे आ गए, वहाँ पे हमने सब्जेक्ट मैटर कर लिया। थर्ड में हमने क्या करा कि आप जो मर्जी सीपीसी में लिखी जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? लिमिटेशन सेक्शन 14(3) की सुनेंगे, बिकॉज इट इज अ स्पेशल लॉ। एंड ये ओवरराइड क्यों कर रहा है? क्योंकि इसी में लिखा है, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज दी गई है आपको, राइट। अगर प्लेंटिफ जस्टिफाई कर देता है कि जी मेरा तो ओवरराइड कर रहा है,
तो कौन सा सबसेक्शन लगेगा? 1 लगेगा। उसके कौन कौन से एसेंशियल्स हैं? वही ड्यू डिलिजेंस, गुड फेथ, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, सेम पार्टी सेम मैटेरियल इशू। तो उस केस में कोर्ट ये नहीं कह सकती जी क्योंकि ऑर्डर रूल 2 ये कह रहा है कि आपको फ्रेश पिछला सूट मैं मानूंगी ही नहीं कि इंस्टीट्यूट नहीं हुआ था, आपको मानना पड़ेगा। तो उसका बेनिफिट बाय वे ऑफ एक्सक्लूजन हमको देना पड़ेगा। फिर हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी, ये डिफरेंस आ गया 12-1 से। कौन सा दिन निकालोगे? फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी एडेड, काउंट होएगा वो जब हमने पूरा पीरियड काउंट करना, डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ विड्रॉल, सारे ऐड करके हम टोटली हम उसमें लास्ट डे के अंदर ऐड कर देंगे। फिर हमने एक्सप्लेनेशन बी पढ़ी, प्लेंटिफ और एप्लीकेंट जब वो किसी भी अपील को रेजिस्ट कर रहा है वो डीम्ड टू बी प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग माना जाएगा। उसके आपको एग्जांपल मैंने बता दी, राइट। सो दिस वाज द सेक्शन 14 इन ऑल फॉर द मेंस एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या क्या आता है? प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1, 2 और 3 कहाँ लगते हैं, किस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो हमने कहा वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील और ऑफ रिवीजन, ये पूरी की पूरी लाइन के ऊपर आ जाता है कि ये कहाँ पे लग सकता है, वो सारा इकट्ठा करता है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, पेपर 1 और पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपने जी पहला पेपर निकल गया, सीपीसी फाड़ दो, चलो बाहर खत्म, मैं तो लग गया जज। नहीं, पेपर 2 में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपके सीपीसी के नोट्स भी आपको हेल्प करें। तो इन दैट केस आपको ऑर्डर 23 रूल 2 पता होना चाहिए वो क्या कहता है, इसलिए आपको वो नोट दिया गया है कि वो थ्योरी आपको पता हो। ये नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सीपीसी के, वहाँ पे लिखे हुए हैं अपने अलग से, राइट। तो ये आ गया बेसिकली इंटरव्यू का भी ये क्वेश्चन में से बन जाता है कि आपको मिलेगा सेम पार्टीज के हमने ऊपर कौन सा केस लॉ किया है, ओवरऑल कौन सा हमने भी केस लॉ किया है इसके ऊपर, सेक्शन 14 के ऊपर, कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज वर्सेस इरिगेशन डिपार्टमेंट 2008 सुप्रीम कोर्ट। ये साथ साथ अपनी लिस्ट बनाते रहना। आज आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मेंस में जब हम जा रहा है तो हमने रेडी होके कैसे जा रहा है। जो भी हम केस लॉस कर रहे हैं या हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। ये देखो, जैसे ये मेरा मेंस का है परफॉर्म, मैंने एक शीट ली, उसके ऊपर स्टार्टिंग से ऊपर लिखा लिमिटेशन, ये मेरा सेक्शन 3 है। इसके ऊपर हमने क्या करा था, बनारसी दास वर्सेस कांचीराम, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज्ड प्लस व्हेन इट कैन नॉट बी, वो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये ब्रीफ समरी होगी मेरी, आगे पीछे जजमेंट्स। सेक्शन 3 से मैंने स्टार्ट किया, सेक्शन 5 पे कलेक्टर लैंड एक्विजिशन कटीजी, गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल, रिलेटेड केस लॉ ईशा भट्टाचार्य जी, ये सारे, ठीक है। ये दोनों आगे इसके ऊपर केस, प्रीवी काउंसिल का कौन सा केस था, कृष्ण वर्सेस चितप्पन। उसके बाद मैं सीधा आ गया 12 पे, जो मुझे लगा मेरे अकॉर्डिंगली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और ये केस लॉ मुझे पता होना चाहिए अगर इसके ऊपर कोई केस आ जाए। तो उसमें हमने कौन सा किया था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण, उदयन चिन्नूभाई वर्सेस आरसी बाली, राइट। फिर 14 पे आ गए थे हम, 14 पे एक लेटेस्ट केस लॉ लिख लो, देखो इस पे आ गया, मेरा लिखा हुआ था, महेंद्र सिंह वर्सेस परमजीत सिंह 2018 सुप्रीम कोर्ट। JIT doesn't matter. 18 Supreme Court held Section 14 is intended. Section 14 is intended to provide relief against bar of limitation in cases of where remedy is mistakenly taken recourse to
where remedy is mistakenly taken recourse to or selection of a wrong forum. Or selection of a wrong forum, 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 right? अभी मैंने लेटेस्ट केस लॉ आया था, मैंने सेक्शन 14 पे वो लिख लिया, सेक्शन 14 लिखा, केस लॉ लिखा, ईयर लिख लिया। ये सारा मुझे एंड तक याद होना चाहिए। थ्योरी मुझे याद है, पॉइंट्स मुझे याद है, केस के नाम कि जहाँ से मेरे को नंबर मिलेंगे। फिर 18 पे लिखा, 19 पे लिखा, लिमिटेशन बार्स और रेमेडी पे भी लिख लिया, जो मैंने जनरल प्रिंसिपल आपको करवाया था। नेक्स्ट हम 21 पे करेंगे, फिर 25 पे करेंगे और 60 आर्टिकल 14 और 64 65 पे। ऐसे ये मैंने सारे अपने केस लॉज लिख लिए। ये हमने हर एक सब्जेक्ट की लिस्ट तैयार करनी है केस लॉ की, ठीक है ना। ये तो सिंगल पेज पे आ गया, 2 पेज भी हो सकते हैं, डबल पेज बीच में निकाल लो। तो हमने वो सेक्शन वाइज हमने मेंस के अकॉर्डिंगली जो जो हमने केस लॉ, आपके केस लॉ अलग होंगे, आपके अलग होंगे, मेरे अलग हैं, राइट। तो हमने ये लिस्ट बनानी है बिफोर द एग्जाम। हमने ये लिस्ट भी ध्यान में रखनी है मोटा मोटा लॉ पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पास एक दिन में 2 पेपर होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा। सुबह 9 बजे पेपर होगा सिविल लॉ 2 का, तो आप क्या करोगे? 5 बजे उठोगे, रीडिंग करोगे, क्या पढ़ोगे? ये लिस्टें पढ़ोगे सारी जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। बेसिकली शॉर्ट नोट की हैबिट बनानी पड़ेगी हमें। ये लिस्टें अपडेट होती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। क्यों? बार बार मैं वही कह रहा हूँ, लेटेस्ट केस लॉज हमने ऐड करते रहना है हर एक चीज़ का। कई बार क्या होता है, लेटेस्ट केस लॉ में कोई गाइडलाइन आ गई या कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट आ गया, प्रीवियसली ओवररूल होगी, या न्यू लॉ वैसे ही एग्जामिनर को खुश करने के लिए जस्ट टू फैच अ 1 मार्क एक्स्ट्रा। तो ऐसे हमने ये लिस्ट अपनी हर एक केस की तैयार करनी है, ताकि जो एंड में जाके आपको ये फायदा हो। ये टिप्स आपको किसी ने नहीं देनी मेंस की। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? नहीं निकल आपके कभी भी कॉपी आप जैसे भी पेज डालोगे नहीं निकलेंगे कभी, क्योंकि इसी रजिस्टर से लिए गए ये पेज है। उसको थोड़ा सा छोटा काट के करा हुआ है, वो बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। हमने पढ़ना उस तरीके से, बनाने उस तरीके से तरीका है। जैसे आप अभी ये तो मैं लिखवा रहा हूँ, घर पे जाके आप फेयर नोट्स तैयार करोगे। मान लो कोई भी फेयर नोट्स, कोई बुक पढ़ते हो, उसमें से कुछ और केस लॉ निकालते हो, लाइंस निकालते हो, है ना। एक सेक्शन के बाद 2-3 पेज छोड़ दिया करो। जैसे 5 बहुत बड़ा, 14 बहुत बड़ा है, 12 बहुत बड़ा है। जो मेन सेक्शंस हमें पता है कि ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हैं, तो आप 2-2 पेजेस आप छोड़ दो, सो दैट आप उसके ऊपर कोई लॉ आ जाए, कोई और नई बात सीख लो तो वो लिख सको। जब मैंने ये तैयार किए थे मुझे किसी ने बताया नहीं था, इसीलिए मैं ये पेज बीच में घुसा रहा हूँ। ये मोटर रजिस्टर क्यों हुआ है? इसी के कारण हुआ। तब हमें किसी ने नहीं बताया था। ये धीरे धीरे पता लगता है कि हाउ टू प्रिपेयर योर नोट्स। इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स ना, तो आपको वो सेक्शन के साथ बाद में 1-1, 2-2 पेज छोड़ने चाहिए कि कोई केस लॉ आया, उसमें आपने शॉर्ट नोट में वो लिख के रख लिया। और साथ ही साथ वो हमने ये लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई है, ये जब आपका प्री क्लियर हो गया, मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, तब आप ये लिस्ट बनाओगे, फाइनल लिस्ट, ताकि पेपर से पहले आपको ये पता लगे, क्योंकि तब तक तो आपने कितने नंबर ऑफ केसेस हमने ऐड कर लिए। सो ये मेंस के टिप्स हैं आपको प्रेशर कम करने के लिए। आप बुक थोड़ी खोलोगे, डायरेक्ट कितना पढ़ लोगे, शॉर्ट नोट जैसे हमने ये दिखाई। अभी इसमें हिंदू लॉ की भी होगी, उसमें पेजेस ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। ये देखो, ये अकेली HMA की है, इसमें 4 पेज है, सारे जितने भी केस लॉज है सारे लिखे हुए हैं ऐड कर करके। ये हमने ऐसे लिस्ट बनानी है अपनी, ताकि आपको मेंस में जब आप जाओ तो आपको केस लॉज वगैरह सारे याद हों। ऑप्शनल है, बट इट इज़ ए बेस्ट स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड फॉर मेंस। तो आपको जब आप करोगे, याद करोगे, बेरेट किताबें खोली, गाइडलाइंस आपको याद है, ठीक है। शॉर्ट नोट में आप गाइडलाइंस इसके ऊपर भी लिख सकते हो, थोड़ी थोड़ी भी क्या क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स में से बना के लिख लो जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग करती है। ऐसे 14 का मैंने केस लॉ करा दिया, 2 केस लॉ हो गए, उसके आप दोनों केस लॉ लिख लो कि अगर 14 आया तो ये मैंने चेपनी वहाँ पे लिखना ही लिखना है कि मेरे को लॉ पता है, राइट। सो विल कंटिन्यू टुमारो with 15-16 onwards lecture.